नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। दोस्तों इस चैप्टर में हमें तीन मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं, समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। तो हम इसे एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, समाजवाद कहलाता है। अब देखो यार, समाजवाद को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था जिसके वजह से समाजवादी भावना का उदय हुआ और 1827 ईस्वी में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति में लड़ाइयाँ हुई थी, खून बहा था, ये सब कुछ नहीं हुआ था। औद्योगिक क्रांति में सिर्फ मशीनरी युग का शुरुआत हुआ था। सभी फैक्ट्रियों में मशीन लग गया था जिस वजह से फैक्ट्री के मालिक मजदूरों का शोषण कर रहा था। मजदूरों का शोषण मतलब मजदूरों को 8 घंटा काम करवाने के बजाय 14 घंटा काम करवाते थे और पैसा बहुत ही कम देते थे। और अगर मजदूर कुछ बोलते थे तो उसको काम से निकाल देते थे, नए मजदूरों को काम पर नहीं रखते थे। इस वजह से मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस वजह से समाज दो वर्गों में बंट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग में पैसे वाले लोग आते थे जिसमें फैक्ट्री के मालिक आते थे जो मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण करता था, और जो श्रमिक वर्ग था उसमें गरीब मजदूर आते थे जिसका शोषण फैक्ट्री के मालिक करते थे। तो इन सब मजदूरों की हालत को देखकर कुछ लोग समाज के बारे में सोचने लगे जिसे समाजवादी कहते हैं। और जो समाजवादी लोग थे उसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स जैसे नाम काफ़ी प्रसिद्ध थे। अब देखो यार, जो समाजवाद है उसको भी दो चरणों में बांटा गया है, कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद था उसे यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, और जो यूटोपियन समाजवाद है उसे स्वप्नदर्शी समाजवाद या आरंभिक समाजवाद भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ समाजवादी लोगों ने सबसे पहले सपना देखा था कि हमें मजदूरों के लिए कुछ काम करना चाहिए। और कुछ समाजवादी व्यक्ति जैसे कि सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवन, ये सब यूटोपियन समाजवादी थे। और जो कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद था उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अब देखो यार, जो समाजवादी व्यक्ति थे जैसे कि सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवन, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट साइमन के बारे में समझते हैं। तो जो सेंट साइमन था वो सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी था। ये फ्रांस के रहने वाले थे, और सेंट साइमन का कहना था कि राज्यों और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले लोग एक दूसरे की मदद करें। अब देखो यार, होता ये था कि जो मजदूर सिर्फ 8 घंटा काम कर पाते थे उससे ज़बरदस्ती 14 घंटा काम करवाते थे और उसके बदले बहुत ही कम पैसे देते थे। इसीलिए सेंट साइमन का ये कहना था कि सभी मजदूरों को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और सभी मजदूरों को उसके काम के अनुसार पैसा मिलना चाहिए। तो अब हम समझते हैं चार्ल्स फॉरियर के बारे में। तो चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था और उसका कहना था कि मजदूरों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, क्योंकि देखो यार, जो मजदूर होते हैं अगर वो शहर में काम करने जाते हैं तो उसका शोषण होता है। इसीलिए चार्ल्स फॉरियर का कहना था कि मजदूरों को गांव तथा छोटे नगर में रहकर ही छोटे मोटे काम करने चाहिए, क्योंकि अगर वह शहर में आए तो उसका शोषण होगा। और चार्ल्स फॉरियर भी फ्रांस का ही रहने वाला था। तो अब हम समझते हैं लुई वला के बारे में। तो लुई वला का कहना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। अब देखो यार, ये बात तो सही है कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, क्योंकि अगर राज्य को चलाने वाला ही ठीक नहीं रहेगा तो राज्य का विकास कैसे होगा। जैसे कि तुम अपने बिहार को ही देख सकते हो, राजनीति के चक्कर में बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया है। और जो लुई वाला थे वो भी फ्रांस के ही रहने वाले थे। तो अब हम समझते हैं रॉबर्ट ओवन के बारे में। तो रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति था जो फ्रांस के बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी था। रॉबर्ट ओवन का कहना था कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप फैक्ट्री खुला है, उससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसीलिए मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री खोल दिया। रॉबर्ट ओवन ने मजदूरों के हित में सोचा और अच्छा काम किया, जैसे कि मजदूरों के मजदूरी को बढ़ा दिया, काम करने के घंटे को कम कर दिए और मजदूरों को रहने, खाने और इलाज का व्यवस्था कर दिया। अब देखो यार, रॉबर्ट ओवन ने मजदूरों के लिए अच्छा काम किया, लेकिन इससे भी कुछ ही मजदूरों की हालत ठीक हो पाई। अभी भी दुनिया में बहुत से मजदूर उसी हालत में जी रहे थे और उसका शोषण हो रहा था। अब देखो यार, ऐसा भी नहीं है कि सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवन ये सब मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। ये सब मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी दुनिया के मजदूरों की हालत वैसी ही थी
क्योंकि उन लोगों से कुछ न कुछ गलती हो रहा था। ये लोग मजदूरों के लिए जिस तरह से लड़ रहे थे वो तरीका ही गलत था, और ये चीज समझ गया कार्ल मार्क्स कि कुछ अलग तरीका से मजदूरों के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो समाजवादी व्यक्ति थे इन सब से कुछ हो नहीं रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब समाजवाद से कुछ नहीं होगा, हम इसका लेटेस्ट वर्जन लाएंगे, साम्यवाद। और कार्ल मार्क्स साम्यवाद को लेकर आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साम्यवाद होता क्या है। तो साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है और समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। साम्यवाद मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहता है और इसका कहना है कि अधिकार और न्याय सबके लिए बराबर होता है और मानवता एकमात्र जाति होगी। तो अब हम समझते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से पूरा किया था। कार्ल मार्क्स हेगल, माउंटेस्क्यू और रूसो के विचारों से काफी प्रभावित था कि सामाजिक सेवा कैसे की जाती है। कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था। देख रहे हो यार, कार्ल मार्क्स बचपन से कितना बड़ा लौंडियाबाज इंसान था। मेरा मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने बचपन में ही एक लड़की से दोस्ती किया और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदला और फिर उसने शादी कर ली। भैया जब कार्ल मार्क्स लौंडियाबाजी कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी लौंडियाबाजी करेंगे। अबे चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे ले नालायक। तो देखो यार, कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में जेनी से शादी किया और ठीक एक साल बाद 1844 ईस्वी में अपनी पत्नी, घर परिवार सबको छोड़कर पेरिस चले गए मजदूरों के हक के लिए लड़ने। जब कार्ल मार्क्स पेरिस पहुंचा तो उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई और उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। और 65 वर्षों की आयु में 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। अब देखो यार, कार्ल मार्क्स मजदूरों की स्थिति को देखते हुए कुछ सिद्धांत दिए थे। तो अब हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझ लेते हैं। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार दो विचारों का आपस में टकराव के बाद में जो एक नया विचार उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि पुराने विचारों को एक जगह पर मिलाओ और एक नया विचार उत्पन्न करो और उस नए विचार के तहत काम करो। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल का सहयोग तथा शांतिपूर्वक आधार पर नहीं होता है। समाज में सभी परिवर्तन संघर्ष के आधार पर होते हैं और इससे समाज का विकास होता है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज का विकास शांतिपूर्वक नहीं होगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक सिद्धांत में उन शक्तियों को स्पष्ट किया है जो वास्तव में इतिहास की घटनाओं का संचालन करती है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं से सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हें भी पता है यार कि जब जब गरीब मजदूर किसानों पर अत्याचार हुआ है तब तब आंदोलन करना पड़ा है। चौथा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम की वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों का निर्धारक तत्व है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर कोई भी वस्तु मजदूर बनाते हैं तो उसके पैसों पर सबसे ज़्यादा अधिकार मजदूर का होता है, क्योंकि मजदूर ने अपनी मेहनत से वो वस्तु बनाई है। और पांचवा, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतना कुछ होने के बाद राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया के मजदूरों से कहा कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे जंजीरों के। कार्ल मार्क्स की इन बातों से मजदूर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और कार्ल मार्क्स ने कहा कि हम इतिहास को 5 वर्गों में बांट रहे हैं। सबसे पहले आया आदिम साम्यवादी युग, मतलब कि आदिमानव का युग। फिर आया दास्ता युग, मतलब कि गरीब मजदूर किसान को नौकर बनाकर रखा गया। इसके बाद आया समांती युग, मतलब कि जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था। इसके बाद आया पूंजीवादी युग, मतलब कि पैसे वाले लोग गरीब किसान मजदूर का शोषण करते थे। इसके बाद आया समाजवादी युग, मतलब कि गरीब मजदूर किसान अपनी हक के लिए लड़ेंगे। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 वर्गों में बांट दिए और उसी समय कहा कि एक छठा युग भी आएगा जो गरीब मजदूर लेके आएंगे, जो साम्यवादी युग होगा। साम्यवादी युग को तुम वर्ग विहीन युग भी कह सकते हो। अब देखो यार, पूरे दुनिया के मजदूरों की स्थिति को देखते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय संघ हुए, मतलब कि 2 इंटरनेशनल मीटिंग हुए।
पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और दूसरा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ को। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में हुआ था, जिसका पूरा श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ समाजवादी आंदोलन के इतिहास की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस संघ में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों से कहा था कि आप अपनी मुक्ति खुद ही अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस सम्मेलन में नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो अब हम समझते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ को। तो कार्ल मार्क्स के मृत्यु के ठीक 6 साल बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में हुआ था, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। इसीलिए सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि प्रत्येक साल मजदूर वर्ग को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 1 मई 1890 ईस्वी से लेकर अब तक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूरों से ये भी कहा गया था कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, अगर कोई भी चीज़ हक से नहीं मिल रही है तो उसे छीनना पड़ता है। तो अब देखो यार, इस सम्मेलन के बाद सबसे पहले रूस में क्रांति हुई, जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं रूसी क्रांति को। तो देखो यार, रूस में 2 सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। पहला 1905 ईस्वी की क्रांति और दूसरा 1917 ईस्वी की क्रांति। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1905 ईस्वी की क्रांति को। तो देखो यार, जब रूस में क्रांति हुई थी उस समय मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और उस समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। देखो यार, रूस में राजा को जार कहा जाता था और राजा का नाम निकोलस द्वितीय था, इसीलिए उसे जार निकोलस द्वितीय कहा जाता था। जो जार निकोलस द्वितीय था वो निरंकुशवादी राजा था। ये भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, उल्टा ये जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और रूस की पूरी जनता इससे परेशान हो चुकी थी। लेकिन 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रूस बुरी तरह से हार जाता है। इस हार के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग राजा के महल का नाम था। अब देखो यार, जब जनता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लोगों को गोली से मार दो। और ठीक ऐसा ही हुआ। जार निकोलस द्वितीय के सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यार, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आंदोलन तो 9 जनवरी को हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को खूनी रविवार क्यों कहा जाता है? तो इसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, वही कैलेंडर जिसमें तुम तारीख देखते हो कि त्योहार कब आएगा, जिससे तुम्हें पढ़ना ना पड़े। तो जो कैलेंडर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जूलियन कैलेंडर और दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो जूलियन कैलेंडर है उसे तुम पुराना कैलेंडर भी कह सकते हो, और रूस में 1905 ईस्वी में यही जूलियन कैलेंडर था। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसे तुम नया कैलेंडर भी कह सकते हो, और पूरे दुनिया में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना जाता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसीलिए जब खूनी रविवार हुआ था तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी था। अब देखो, खूनी रविवार की इस खबर को सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई, जिसके चलते किसानों ने भी क्रांति करना शुरू कर दिया, जिस कारण से जार निकोलस द्वितीय को झुकना पड़ा। और 1905 ईस्वी में एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था ड्यूमा। अब रूस में सारे फैसले ड्यूमा ही ले रही थी, लेकिन 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति कम हो गई तो राजा ने ड्यूमा से कुछ अधिकार छीन लिए, जिस वजह से रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति विफल हो गई। लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। देखो यार, अब हमें 1917 ईस्वी की क्रांति को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1917 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई थी। क्योंकि देखो यार, 1905 ईस्वी के बाद क्रांति कभी भी हो सकती थी, 1910 में, 1912 में या 1914 ईस्वी में, लेकिन ये क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। इसका कुछ न कुछ कारण होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारण को। तो देखो यार, रूस के 1917 ईस्वी के क्रांति के कई कारण हैं। पहला, जार का निरंकुश शासन। क्योंकि देखो यार, 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था और रूस का जो राजा था वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा था, जिससे जनता की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति। क्योंकि देखो यार, रूस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसान का था और किसानों के पास पैसे का अभाव था, लेकिन राजा किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिस वजह से किसान की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्योंकि देखो यार, रूस में मजदूरों से काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे और पैसा बहुत ही कम देते थे, और मजदूरों को कोई अधिकार भी नहीं दिया गया था, जिस वजह से मजदूरों की स्थिति भी खराब हो गई थी। चौथा, औद्योगिकरण की समस्या। क्योंकि देखो यार, रूस में बहुत ही कम जगह पर फैक्ट्री थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार थे
और राष्ट्रीय पूंजी का भी अभाव था, जिस वजह से रूस में नई फैक्ट्रियां खुल नहीं रही थी। पांचवा, रूसीकरण की नीति। क्योंकि देखो यार, रूस में कई जाति के लोग रहते थे, जैसे कि स्लाव, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि, और ये सभी अलग अलग भाषा बोलते थे और इन सब का रीति रिवाज भी अलग था। लेकिन रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या स्लाव जाति की थी। लेकिन राजा ने नियम बनाया कि सभी जनता को रूसी भाषा बोलना पड़ेगा, रूसी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा और रूसी रीति रिवाज के साथ रहना पड़ेगा, जिस वजह से जनता के मन में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। छठा, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स के विचारों से रूस की जनता काफी प्रभावित हुई थी, जिस वजह से 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी हुई थी, जो राजा के खिलाफ लड़ना चाहता था। लेकिन ये पार्टी 1903 ईस्वी में दो भागों में टूट गई, मेनसेविक और बोल्शेविक। तुम इस दोनों को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मेनसेविक पार्टी थी वो अमीर लोगों की पार्टी थी और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो गरीब मजदूर किसान लोगों की पार्टी थी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग भी थे, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने वार एंड पीस जैसे पुस्तकों की रचना की थी, जिसको पढ़कर मजदूर और किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सातवां, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्योंकि देखो यार, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था और इस युद्ध में लड़ने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि रूसी जनता सभी कुछ भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए और राजा का समर्थन करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में रूसी सेना की हार होने लगी, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। लेकिन युद्ध के बीच में जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया, जिस वजह से पूरा दरबार खाली हो गया और जार निकोलस द्वितीय की अनुपस्थिति का फायदा उसके राजगुरु रासपुटिन ने उठा लिया। रासपुटिन ने जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेरीना को पटा लिया। देख रहे हो यार, रासपुटिन तो कार्ल मार्क्स से भी बड़ा लौंडियाबाज है। तो मेरा मतलब है कि रासपुटिन को जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेरीना से प्रेम हो गया था, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई थी। तो देखो यार, ये सब थे 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारण। इन सब वजहों से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति हुआ था। तो अब हम समझ लेते हैं 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को। तो देखो यार, रूस में 1917 ईस्वी में दो क्रांतियां हुई थी। पहला फरवरी की क्रांति और दूसरा अक्टूबर की क्रांति। तो सबसे पहले हम समझते हैं फरवरी की क्रांति को। तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान और मजदूरों ने हाथ में लाल झंडा लेकर जुलूस निकाला और उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। और ठीक एक दिन बाद 8 मार्च को महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी दो की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे रूस में सिर्फ लाल झंडा ही दिख रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद जार निकोलस द्वितीय ने सेना से कहा कि सभी आंदोलनकारियों पर गोली चला दो, लेकिन सेना ने भी राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। तो देखो यार, ये थी फरवरी की क्रांति, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 27 फरवरी 1917 ईस्वी को घटी थी। इस तरह से रूस में रोमनोव राजवंश के जारशाही का अंत हो गया। और ठीक 3 दिन बाद 15 मार्च 1917 ईस्वी को लोवाब के नेतृत्व में एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। लेकिन जो लोवाब था वो देश को अच्छे से चला नहीं पा रहा था, क्योंकि जो लोवाब था वो मेनसेविकों का नेता था, जिसे तुम अमीरों का नेता भी कह सकते हो। जिस वजह से जनता लोवाब से परेशान हो चुकी थी और बुर्जुआ की सरकार गिर गई। बुर्जुआ की सरकार के गिरने के बाद समाजवादी सरकार का गठन हुआ और केरेंस्की को राजा बनाया। अब जो केरेंस्की था वो रूस में जनता के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन गरीब मजदूर किसानों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था। तभी उसी समय रूस में एक भाई साहब की एंट्री होती है, जिसका नाम था लेनिन। तो अब ये लेनिन कौन है? तो लेनिन एक साम्यवादी इंसान था जो गरीब मजदूर किसानों के हित के लिए लड़ता था, क्योंकि लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित था। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को रूस के सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। लेनिन 1905 ईस्वी की क्रांति में भी शामिल था, लेकिन 1905 ईस्वी की क्रांति में लेनिन के बड़े भाई ने जार अलेक्जेंडर को मार दिया था, जिस वजह से जार निकोलस द्वितीय ने लेनिन के बड़े भाई को गोली मार दी थी। इसलिए लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गया था और जार निकोलस द्वितीय ने लेनिन को रूस छोड़ने के लिए कहा था। इसलिए 12 साल से लेनिन स्विट्जरलैंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जार निकोलस द्वितीय के गद्दी त्यागने के तुरंत बाद लेनिन फिर से जर्मनी की सहायता से रूस आ जाता है और लेनिन रूस आते ही जनता से कहा कि जिस वजह से जनता ने इतना बड़ा क्रांति किया उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ,
क्योंकि जनता की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही है। और लेनिन ने कहा कि अभी क्रांति खत्म नहीं हुई है, अभी एक और क्रांति होगा। और लेनिन की बातों को सुनकर जनता ने एक और क्रांति किया, अक्टूबर की क्रांति। तो अब हम समझते हैं अक्टूबर की क्रांति को। तो देखो यार, जब लेनिन अप्रैल 1917 ईस्वी में रूस पहुंचा तो उसने देखा कि मजदूरों की हालत वैसी की वैसी ही है। और ये सब देखकर लेनिन ने बोल्शेविक दल का बैठक किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेनिन ने इस बैठक में 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। मतलब कि लेनिन ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं सभी को खेती करने के लिए जमीन दूंगा, और रूस के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है उन सबको बंद करवाकर शांति से सभी लोग रहेंगे, और जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उसे रोटी भी दूंगा। अब देखो यार, लेनिन 1905 ईस्वी की क्रांति में भी मजदूरों की तरफ से लड़ा था, इसीलिए गरीब मजदूर किसानों ने सोचा कि लेनिन हमारे लिए ही सोचेगा, जिस वजह से सभी गरीब किसान मजदूर लेनिन का साथ देने लगे। जिस वजह से लेनिन ने बल का प्रयोग करके केरेंस्की की सरकार को हराने का फैसला किया। तो देखो यार, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लेनिन ने सेना और जनता दोनों के साथ मिलकर पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से केरेंस्की की पूरी पावर खत्म हो गई और उसकी सरकार गिर गई और केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस तरह से रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, वो पूरी हो गई। अब देखो यार, शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई थी और विश्व में पहली बार शासन का सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आई थी। इसलिए रूस की जनता ने लेनिन को राजा बनाया और लेनिन ने अपने दोस्त ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री बनाया, क्योंकि जो ट्रोट्स्की था वो भी अक्टूबर की क्रांति में शामिल था और ट्रोट्स्की भी साम्यवादी इंसान था। अब देखो यार, लेनिन सत्ता में आते ही रूस के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लेनिन ने जनता से वादा किया था कि उसकी सरकार आते ही सभी को भूमि, शांति और रोटी मिलेगी। सबसे पहले लेनिन ने पूरी तरह से रूस में युद्ध बंद करवाया और प्रथम विश्व युद्ध से रूस के सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। और लेनिन ने जर्मनी के साथ एक संधि किया, जिसका नाम ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है। इस संधि में फैसला लिया गया कि जर्मनी रूस पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि रूस शांति चाहता है। लेकिन इस संधि से पहले रूस ने युद्ध में जर्मनी का बहुत नुकसान किया था, जिस वजह से नुकसान की भरपाई करने के लिए रूस ने लगभग 1/4 जमीन जर्मनी को दे दिया। अब देखो यार, लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, इसीलिए अपना पूरा ध्यान रूस की समस्याओं पर लगा रहा था। और इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस इन सब ने मिलकर रूस पर आक्रमण कर दिया। परंतु लेनिन इन सब से डरा नहीं और इन सब का सामना साहस पूर्वक किया। लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन किया, जिसका नाम था लाल सेना। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमलों का सामना किया। वहीं दूसरी तरफ गृह युद्ध और आंतरिक विद्रोह को रोकने के लिए एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया, जिसका नाम था चेका। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेता था। अब देखो यार, लेनिन राजा बनने के बाद 2 मुख्य काम किया। पहला लाल सेना का गठन किया और दूसरा चेका का गठन किया। जो चेका था वो आंतरिक मामलों से निपटता था और लाल सेना बाहर से आक्रमण करने वालों से निपटता था, जिस वजह से रूस अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था। और जब रूस पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था तो लेनिन ने 1918 ईस्वी में एक नया संविधान बनाया और रूस का नाम बदलकर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जिसे USSR भी कहा जाता है, मतलब कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रखा गया। लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि इससे पहले रूस में गरीब मजदूर किसानों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेनिन ने उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया, मतलब कि पहले फैक्ट्री के मालिक का मनमर्जी चलता था और अब मजदूरों का मनमर्जी चलता है। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रख दिया। लेनिन ने शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। लेनिन ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया और जारशाही लोगों को बड़े बड़े पदों से हटा दिया। और लेनिन ने एक लाल रंग का अलग झंडा बनवाया, जिस पर हंसुआ और हथौड़ी का चित्र था। लेनिन ने अमीरों से जमीन छीनकर किसानों और गरीबों में बांट दिया, जिस वजह से अमीर लोगों ने लेनिन की काफ़ी बुराई भी किया था, लेकिन लेनिन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब देखो यार, लेनिन गरीब मजदूर किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिससे लगभग पूरे रूस की जनता काफ़ी खुश थी। लेकिन देखो यार, लेनिन तो भगवान है नहीं, वह भी एक इंसान है और गलती इंसान से होती ही है। और लेनिन से एक बहुत बड़ा गलती हो गया। रूस में फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था और खेती से भी बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। इसीलिए लेनिन ने फैक्ट्री पर रोक लगा दिया कि उत्पादन ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसानों से ज़बरदस्ती अनाजों की वसूली करने लगा। ज़बरदस्ती वसूली के कारण किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 1920 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई और करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। राज्य और विदेशी सहायता के बावजूद काफ़ी लोग भूख प्यास से मरने लगे।
और चारों तरफ लेनिन के विरोध में नारे भी सुनाई पड़ने लगे। तब जाकर लेनिन को महसूस हुआ कि उसने कुछ गलती कर दी है और लेनिन अपनी गलती को सुधारने के लिए एक नया नीति बनाए जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। तो अब हम नई आर्थिक नीति को समझ लेते हैं। तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतन और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। लेकिन जो ट्रोट्स्की था वो गर्म खून का इंसान था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया में एक साथ समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाए, जिस वजह से लेनिन ने रूस में कुछ गलत कदम उठा लिए थे। लेकिन लेनिन को यह समझ में आ गया था कि एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक नई आर्थिक नीति बनाई जिसमें कुछ प्रमुख बातें कही गई थी। पहला, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा, जमीन राज्य की है लेकिन फिर भी जमीन का उपयोग किसान कर सकते हैं। तीसरा, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और निर्णय या क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। मतलब कि उद्योगों का बंटवारा कर दिया गया और अब फैक्ट्री के मालिक अपने कामों का निर्णय खुद ही ले सकते हैं। पांचवा, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। छठा, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। सातवां, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और आठवां, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो मालिक और मजदूरों को आज़ादी मिल गई कि तुम्हारा मन जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हो। अब राजा से पूछने की जरूरत नहीं थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति के द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया और कहा कि 3 कदम बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के बराबर है। और 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन के मृत्यु के बाद ये समस्या खड़ी हो गई कि अब रूस का राजा कौन बनेगा और बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगे। लेकिन स्टालिन को जीत मिली और लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का राजा स्टालिन बना। स्टालिन एक तानाशाही राजा था। तानाशाही मतलब उसका जो मन करेगा वह वही करेगा। जब स्टालिन राजा बना तो उसने 1929 ईस्वी में ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया और 1930 ईस्वी के दशक में लगभग सभी नेता को मार दिया जिन्होंने रूस की क्रांति में और उसके बाद के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्तिशाली देश बना दिया था और आज भी रूस दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। तो वैसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि बातों से ही लड़ाई होता है, शीत युद्ध कहलाता है। और यह युद्ध अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। अब देखो यार, तुम लोग तो रोज ही शीत युद्ध देखते होंगे। गांव में 4 गाली इधर से 4 गाली उधर से, लेकिन मारपीट नहीं होता है, बस गाली ही गाली। इसकी माँ की पैर छूकर प्रणाम करूं। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दो यार, तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।